बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, आज हम लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर हमारा RSA एल्गोरिदम के ऊपर था। हमने पब्लिक की जो अप्रोचेस हैं उसको हमने देखा। तो उसमें जो RSA एल्गोरिदम था, जो 2 की या पब्लिक की स्कीम के ऊपर बेस करता है, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो RSA एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमने डिटेल से देखा था, एंड देन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि कितना सिक्योर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या फिजिबिलिटी या इनफिजिबिलिटी है। इस लिहाज से हमने उसको डिटेल से डिस्कस किया था। आज का लेक्चर जो है वो हमारा चैप्टर 10 है, अदर पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स के ऊपर। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने RSA को फोकस किया या पब्लिक की जो है स्कीम्स क्या होती हैं, तो आज का लेक्चर चैप्टर 10 जो है वो अदर पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स हैं। Amongst the tribe of Central Australia, every man, woman and child has a secret or scared name which is bestowed by the older man upon him or her soon after birth, and which is known to none but the fully initiated member of the group. This secret name is never mentioned except upon the most solemn occasion. To utter it in the hearing of men of another group would be a most serious breach of tribal custom. When mentioned at all, the name is spoken only in a whisper and not until the most elaborate precautions have been taken, that it shall be heard by no one but member of the group. The native think that a stranger knowing his secret name would have special power to work him ill by means of magic. Diffie-Hellman key exchange. This chapter continues overview of public key cryptographic system PKCCS. जो अभी तक हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने RSO को भी देखा। तो Diffie-Hellman की एक्सचेंज के हवाले से हम देखते हैं ये क्या है। Begins with a description of one of the earliest and simplest PKCS, Diffie-Hellman key exchange. This first published public key algorithm appeared in the seminal paper by Diffie and Hellman. तो सबसे पहले इन्होंने इस Diffie and Hellman दो लोगों ने इस जो पब्लिक की एल्गोरिथम है इसको पब्लिश किया। That define पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को डिफाइन करता है, and is generally referred to as Diffie-Hellman key exchange. The concept had been previously described in a classified report in 1970 by Williamson and subsequently declassified in 1987. The purpose of the algorithm is to enable two users to securely exchange a key. और इसमें क्या है कि इस एल्गोरिथम का पर्पस कि दो यूजर जो हैं वो सिक्योरली एक्सचेंज करें। की एक्सचेंज बेसिकली इसके अंदर है। दैट कैन देन बी यूज टू फॉर सब्सिक्वेंट इंक्रिप्शन ऑफ मैसेज, जो फिर जो भी मैसेज की कम्युनिकेशन है उसकी इंक्रिप्शन के लिए यूज की जाएगी। द एल्गोरिथम itself is limited to exchange of secret values. तो उसमें यह है कि सीक्रेट वैल्यूज की एक्सचेंज
तक लिमिटेड है, तो ए नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट एम्प्लॉय दिस की एक्सचेंज टेक्निक। तो ये एक टेक्निक जो है फिर बाद में इसको डेफी-हेलमन की एक्सचेंज वेल नोन टेक्निक बन गई एंड इसको बहुत से कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इसको यूज किया जाने लगा। Basically, this is the first public key type scheme proposed by Duffy and Hellman in 1976, along with the exposition of public key concepts. Now known that Williamson secretly proposed the concept in 1970s. बाद में ये जो है विलियमसन्स ने 1970s में बेसिकली इसका बेसिक आइडिया दिया, बट 76 में इसने बाकायदा तौर पे डैफी एंड हेलमन ने इसको एक नई स्कीम प्रपोज की जो कि बाद में इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी हुई। प्रैक्टिकल मेथड फॉर पब्लिक की एक्सचेंज ऑफ ए सीक्रेट की, तो ये एक पब्लिक जो की एक्सचेंज का मेथड है, एक प्रैक्टिकल मेथड है जो इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया और यूज भी किया गया। मुख्तलिफ जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें इसको प्रॉपरली यूज किया गया। द पर्पज ऑफ द एल्गोरिथम इज टू एनेबल टू यूजर टू सिक्योरली एक्सचेंज ए की। एक तो ये है कि वो एक्सचेंज कर सके, देन that can then be used for subsequent encryption of message, जो मैसेज की फिर इंक्रिप्शन में यूज हो सके। एंड द एल्गोरिथम के अंदर जो है वो की सीक्रेट की एक्सचेंज जो है वो उसके अंदर है एंड डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ पब्लिक प्राइवेट की ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो इसमें जो की एक्सचेंज का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि पब्लिक प्राइवेट की जो हैं वो कौन सी हैं, किस किस्म की हैं, उसमें पार्टिसिपेंट किस किस्म के हैं। Diffie-Hellman algorithm uses exponentiation in a finite Galois field modulo a prime or a polynomial and depends for its effectiveness on the difficulty of computing discrete logarithms. A public key distribution scheme cannot be used to exchange an arbitrary message. Diffie-Hellman basically a public key distribution scheme है which cannot be used for to exchange an arbitrary message. उसके लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। Rather it can establish a common key known only to the two participants. Value of the key depend on the participants and their private and public key information. तो इस तरीके से हम ओवरऑल हम देख सकते हैं कि Diffie-Hellman की एक्सचेंज को हम आर्बिट्रेरी मैसेज के लिए यूज नहीं कर सकते एंड ये कॉमन की बेसिकली इस्टेब्लिश करता है एंड दोनों पार्टिसिपेंट्स को उनका जानना पता होना चाहिए कि कौन सी की यूज हो रही है एंड ये डिपेंड भी करती है कि इसमें कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी प्राइवेट एंड पब्लिक की क्या इंफॉर्मेशन है। बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशिएशन इन ए फाइनाइट फील्ड मॉड्यूलो ए प्राइम और पॉलिनोमियल विच इज इजी बट सिक्योरिटी रिलाइज ऑन द डिफिकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग डिस्क्रीट लॉगरिथम। लेकिन इसमें यह है कि इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिस्क्रीट लॉगरिथम्स वगैरह हैं जो फैक्टरिंग से की तरह के हैं, तो वो करना इट बिकम्स हार्ड। तो एक्सपोनेंशिएशन या पॉलिनोमियल या उसका प्राइम वगैरह कैलकुलेट करना वो तो इजी टास्क है, बट इसको जो इसकी जो लॉगरिथम्स वगैरह हैं उनको कंप्यूट करना ये हार्ड टास्क है। अब हम बात करते हैं Diffie-Hellman सेटअप की। तो इन दी Diffie-Hellman की एक्सचेंज एल्गोरिथम देयर आर टू पब्लिक नोन नंबर्स, a prime number q and an integer a that is a primitive root of q। तो अब हम यहाँ बात करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दो पब्लिकली नोन नंबर्स हैं, एक जिसे हम q कह रहे हैं प्राइम नंबर और दूसरा इंटीजर a जिसे हम रूट ऑफ द q कहेंगे।
The prime Q and the primitive root A can be a common to all using some instance of Diffie-Hellman scheme. तो उसमें ये दोनों चीजें Diffie-Hellman scheme के अंदर यूज होती हैं. The primitive root A is a number whose powers successively generate all the elements of mod Q. तो A जो है वो जो रूट है वो बेसिकली whose powers successively generate करेगा elements of mod Q. For example, user Alice and Bob choose a random secret X and then protect them using exponentiation to create their public Y's. Okay. For an attacker monitoring the exchange of Y's to recover either the X, they need to solve the discrete logarithmic problem which is hard. तो उनको जो है अगर हम इसमें देखते हैं कि एलिस और बॉब है, ठीक है, तो वो उनके रैंडम सीक्रेट्स हैं, एलिस एंड बॉब एक्स सीक्रेट्स अगर हम उन्हें कहेंगे, एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपोनेंशिएशन करके हम उसको वाइज उसके करते हैं. तो जो इनकी जो वॉइस को वो कर रहा है, अटैकर मॉनिटर कर रहा है, तो एक्स को अगर हमने उससे रिकवर करना है तो उसको काफ़ी ज़्यादा लॉगरिथम्स वगैरह या कैलकुलेशंस इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेंगी, देन वो उसकी वैल्यूज़ को रिकवर कर सकेगा. ऑल द यूजर्स एग्री ऑन ग्लोबल पैरामीटर्स. तो लार्ज प्राइम इंटीजर आर पॉलिनोमियल क्यू, ए बीइंग ए प्रिमिटिव रूट मॉड क्यू. तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं. तो फॉर एग्जांपल ईच यूजर ए जनरेट्स देयर की, तो चूज ए सीक्रेट की नंबर. तो हमारे पास सीक्रेट की एक्स के लिहाज से अगर फॉर एग्जांपल एक यूजर ए है विच शुड बी लेस देन वैल्यू पॉलिनोमियल वैल्यू की क्यू. तो पब्लिक की हम सीक्रेट की इस तरीके से करेंगे, पब्लिक की को हम वाई ए विच इज ए एक्स ए मॉड क्यू. तो ईच यूजर मेक्स पब्लिक दैट की वाई ए. The actual key exchange for either party consists of raising the other public key to power of their private key. The resulting number, or as much of as is necessary, is used as the key for a block cipher or other private key scheme. For an attacker to obtain the same value, they need at least one of the secret numbers, which means solving a discrete log which is computationally infeasible given large enough number. तो अगर हम discrete log को solve करने जा रहे हैं तो computationally infeasible है. If Alice and Bob subsequently communicate, they will have the same key as before unless दे चूज न्यू पब्लिक कीज. तो अगर वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके पास सेम की होगी, और या अगर वो चेंज करते हैं या न्यू पब्लिक की को जब तक उसको गेट नहीं करते, अदरवाइज दे हैव द सेम की जो पहले से वो यूज कर रहे हैं. शेयर्ड सेशन की फॉर यूजर ए एंड बी इज फॉर एग्जांपल के ए बी. तो उनके पास सेशन की जो है वो शेयर्ड सेशन की उसको यूज कर रहे हैं. तो के ए बी अगर हम देखें विच इज इक्वल टू ए एक्स ए इंटू एक्स बी मॉड क्यू. अगर वाई ए एक्स बी मॉड क्यू हम देखें विच बी कैन कंप्यूट, बी इसको कंप्यूट कर सकता है. इसी तरीके से वाई बी एक्स ए मॉड क्यू विच ए कैन कंप्यूट, तो ए इसको कंप्यूट कर सकता है. तो के ए बी इज यूज्ड एज सेशन की इन प्राइवेट की इंक्रिप्शन स्कीम बिटवीन एलिस एंड बॉब. तो उसके के ए बी हम उसको एक सेशन की के तौर पे इन दोनों की दरमियान यूज करेंगे. इफ एलिस एंड बॉब subsequently communicate, they will have the same key as before unless they choose new पब्लिक की. तो इस तरीके से उनके पास सेम की होगी, सेशन उनका एक शेयर्ड सेशन की होगी और उसको वो करेंगे
और अदरवाइज वो चेंज करें तो न्यू सेशन की जनरेट कर सकते हैं. अटैकर नीड एन एक्स मस्ट सॉल्व डिस्क्रीट लॉग. फॉर एग्जांपल इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए कि डेफी-हेलमैन जो की एक्सचेंज का प्रोसेस है, ये क्या स्टेप्स हैं या किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, इसको हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं सो दैट हम इस सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. तो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ डेफी-हेलमैन फ्रॉम द टेक्स्ट यूजिंग प्राइम q इज इक्वल टू 3 5 3. अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरीके से ये सारा जो डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज का प्रोसेस या शेयर्ड की किस तरह शेयर्ड सेशन में यूज होती है. तो शोइंग हाउ ईच कंप्यूट इट्स पब्लिक की एंड देन हाउ आफ्टर दे एक्सचेंज पब्लिक की. तो वो किस तरीके से पब्लिक की को एक्सचेंज करते हैं. ईच कैन कंप्यूट द कॉमन सीक्रेट की. तो वो सीक्रेट की को किस तरीके से कंप्यूट करेंगे. In this example, it would be possible by brute force to determine the secret key 160. तो ये भी पॉसिबल है कि 160 का उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक किया जा सके. तो इन पर्टिकुलर एन अटैकर ई कैन डिटरमिन द कॉमन की. तो बाय डिस्कवरिंग ए सोल्यूशन टू द इक्वेशन 3a mod 353 which is equal to 40 or the equation 3b mod 353 which is equal to 248. The brute force approach is to calculate power of 3 modulus 353. तो brute force approach क्या है कि इसकी 3 के मॉडुलस लेगा 353 का, stopping when the result equal to either 40 और 248. अब हमने इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं. 3a मॉड अगर हम a के लिहाज से मॉड लेंगे तो 353 के साथ 40 आएगा और b के साथ अगर लेते हैं तो देन 248. तो अब इसलिए इसमें ब्रूट फोर्स अटैक का जो चांसेस हैं वो ये है कि वो मॉडुलस 353 का 3 के लिहाज से वो कैलकुलेट करता जाएगा. तो या तो उसका रिजल्ट 40 आ जाएगा या 248. तो इस तरीके से वो इसको की को गेट कर सकता है. द डिजायर्ड आंसर इज रीच विद द एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ 97 which provide 397 mod 353 which is equal to 40. With larger number the problem becomes impractical. तो इस तरीके से ये है कि हम अगर स्मॉलर वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास वो उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक पॉसिबल होता है, लेकिन अगर हम बहुत बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा. अब हम एक फर्दर एक एग्जांपल को देखते हैं कि किस तरीके से बेसिकली सारे स्टेप वाइज एक्टिविटीज हो रही हैं. यूजर एलिस एंड बॉब हु विश टू स्वैप की. अब उसमें की एक्सचेंज का प्रोसेस है वो कैसे होगा. एग्री ऑन प्राइम q इज इक्वल टू 353 एंड a इज इक्वल टू 3. अब यह है कि हमने q की वैल्यू और a की वैल्यू डिफाइन कर दी. 353 है और a इज इक्वल टू 3 है. तो सेलेक्ट रैंडम सीक्रेट कीज उसको सेलेक्ट करता है. तो a चूजेस x a इज इक्वल टू 97, b चूजेस x b इज इक्वल टू 233. तो कंप्यूट हम रैंडम सीक्रेट कीज हैं हमारे पास, ये हमने दो रैंडम सीक्रेट कीज ले ली. देन हम कंप्यूट करेंगे अब रिस्पेक्टिव पब्लिक कीज. तो अब हम YA विच इज 397 मॉड 3 हमारे पास इसमें हम देख सकते हैं YA हमारे पास क्या है 353 397 हमारे पास आ रहा है और 4 इसका 40 एलिस के लिहाज से हम कर लेते हैं. एंड जो दूसरे एंड पे हमारी वैल्यू 248 आ रहा है तो इसमें 233 वैल्यू ये हमारे पास है b एक्स बी. तो एक्स बी हमारे पास 2 ये 3 जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है एंड 233 एक्स बी की वैल्यू आ रही है. तो वाई बी जो है वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 248. तो वाई ए और वाई बी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली. तो हमने देखा यहाँ पे कि वाई ए इंटू एक्स बी मॉड क्यू है और वाई बी इंटू एक्स ए. तो वाई बी इंटू एक्स ए
हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी विच इज 248। तो कंप्यूट शेयर्ड सेशन की एज, अब हमने शेयर्ड सेशन की किसी के करेंगे के ए बी जो है वो हम वाई बी एक्स ए मॉड 253, तो इसकी वैल्यूज हम करेंगे 248 जो हमारी ये 248 वैल्यू आती है, एंड 97 जो हमारा एक्स ए की वैल्यू 97 है। तो वाई बी की हमने 248 कैलकुलेट की है, वाई बी 248 एंड 97 विच इज इक्वल टू 160 एलिस। एंड इसी तरह के ए बी हम करें वाई ए बी इंटू एक्स बी, तो वाई ए की हमारे पास वैल्यू 40 आ रही है, वाई ए की 40 है, और एक्स बी हमारे पास 233 है, एक्स बी हमने जो कैलकुलेट किया 233, ये हमारे पास जो चूज किया था तो 33 आ गया, विच इज अगर उसको कैलकुलेट करें 160 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये शेयर्ड सेशन की इनकी 160 है। अब हम बात करते हैं कि एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स की। नाउ कंसिडर ए सिंपल प्रोटोकॉल दैट मेक्स यूज ऑफ द डेफी-हेलमन कैलकुलेशंस। Suppose that user A wishes to set up a connection with user B and use a secret key to encrypt messages on that connection. User A can generate a one-time private key XA, calculate YA and send that to the user B. तो इस तरीके से करता है, एंड इसी तरीके से यूजर A ये कह रहा है यूजर बी रिस्पॉन्ड करेगा बाय जनरेटिंग ए प्राइवेट वैल्यू एक्स बी, कैलकुलेटिंग वाई बी एंड सेंडिंग वाई बी टू यूजर ए। तो यूजर ए जो है वो इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके बी को भेज देता है, और बी जो है इनको कैलकुलेट करके यूजर ए को सेंड कर देता है। बोथ यूजर कैन नाउ कैलकुलेट दी की, अब वो की को कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेसेसरी public values Q and A would need to be known ahead of time। तो इस तरीके से उसकी जो वैल्यूज हैं Q and A उसका पता होना चाहिए। Alternatively user A could pick value for Q and A and include those in the first message। तो otherwise जो है user A could pick value of Q and A, उनकी वैल्यूज को लेके एंड फर्स्ट मैसेज में उसको इंक्लूड कर सकता है। यूजर्स could create random private public Diffie-Hellman keys each time they communicate। तो वो जब भी वो कम्युनिकेट करेंगे तो वो DH कीज वो each टाइम जब भी वो कम्युनिकेशन करना चाहेंगे वो करेंगे, उनको क्रिएट करेंगे। यूजर कुड क्रिएट ए नॉन प्राइवेट पब्लिक DH की एंड पब्लिश इन ए डायरेक्टरी। वो की क्रिएट करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, देन कंसल्टेड एंड यूज टू सिक्योरली कम्युनिकेट विद देम, और फिर उनको यूज करेंगे फॉर कम्युनिकेशन। बोथ ऑफ दीज आर वर्नेबल टू ए मैन इन द मिडल अटैक। की एक्सचेंज प्रोटोकॉल में यह है कि ये इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मैन इन दी मिडल अटैक, कोई दरमियान में अगर कोई इसको स्निफ करना चाहे या कुछ करना चाहे तो कर सकता है, इसके लिए वर्नेबल है। ऑथेंटिकेशन ऑफ दी की इज नीडेड। अब की ऑथेंटिकेशन भी रिक्वायर्ड है, अगर की ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो देन मैसेज जो है वो हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी, और मैसेज में मॉडिफिकेशन या चेंजेस होके रॉन्ग मैसेज या इनसिक्योर मैसेज कम्युनिकेशन होगी। डेफी-हेलमन की एक्सचेंज उसका हम फिगर देख सकते हैं, फिगर 10.2 ऑफ द बुक है। तो उसमें हमारे पास ये है कि यूजर ए है एंड यूजर बी है। यूजर ए और बी के दरमियान किस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है? सबसे पहले क्या है, जेनरेट रैंडम एक्स ए विच शुड बी लेस देन क्यू, उसको जनरेट करेगा। देन कैलकुलेट क्या करेगा, वाई ए विच इज अल्फा एक्स ए मॉड क्यू। तो इस तरीके से वाई ए हमारी वैल्यू जो है वो यूजर बी को वो सेंड कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास यूजर बी के एंड पे क्या होगा, जनरेट रैंडम एक्स बी
which should be less than q. Calculate yb, तो alpha xb mod q. Then calculate k is equal to ya xb mod q. k कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे yb वो इसको यूजर को शेयर कर देगा, यूजर b yb इसको शेयर करेगा. देन यहाँ पे ये कैलकुलेट करेगा k एंड कैलकुलेट करेगा k की, तो yb x a mod q. तो इस तरीके से ये दोनों शेयर्ड की को कैलकुलेट करेंगे. तो हम डेफी हेलमन की एक्सचेंज में हमारे पास ये इसकी की ये इसको सेंड कर देगा, ये इसकी की सेंड कर देगा, एंड फिर वो एक की जो शेयर्ड की है उसको कैलकुलेट करेंगे. अब हम देखते हैं मैन इन द मिडल अटैक. बेसिकली द थर्ड पर्सन वो इन दोनों कम्युनिकेशन के दरमियान मैसेज को इंटरप्ट कर सकता है. तो डार्थ बेसिकली इज द एलिस और बॉब की जो दो कम्युनिकेशन हो रही है, एलिस मैसेज सेंड कर रहा है बॉब को या बॉब मैसेज सेंड कर रहा है एलिस को, तो इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, तो डार्थ जो है थर्ड पर्सन है वो उसमें मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकता है. तो डार्थ प्रिपेयर बाय क्रिएटिंग टू प्राइवेट पब्लिक कीज, वो दो प्राइवेट पब्लिक कीज क्रिएट करेगा. एलिस ट्रांसमिट हर पब्लिक की टू बॉब, एलिस जो है वो अपने बॉब को पब्लिक की सेंड जैसे करेगी. तो डार्थ जो है वो इंटरसेप्ट करेगा दिस एंड ट्रांसमिट हिज फर्स्ट पब्लिक की टू बॉब. अब बेसिकली हो यहाँ पे ये रहा है कि एलिस जो है वो बॉब के साथ कम्युनिकेशन कर रही है, लेकिन जैसे वो पब्लिक की उसको सेंड करेगी तो डार्थ जो है उसको इंटरसेप्ट करेगा और ट्रांसमिट हिज फर्स्ट पब्लिक की टू बॉब, तो वो अपनी पब्लिक की इसको सेंड कर देगा. की एक्सचेंज में बेसिकली ये फिर प्रॉब्लम होगा कि मिडल में अटैक हो सकता है. तो डार्थ आल्सो कैलकुलेट ए शेयर्ड की विद एलिस. अब यह है कि वो इसने बॉब के साथ भी शेयर की एंड देन वो एलिस के साथ भी करेगा. बॉब रिसीव द पब्लिक की एंड कैलकुलेट द शेयर्ड की विद डार्थ इंस्टेड ऑफ एलिस. अब दो जो पर्सन है एलिस और बॉब की कम्युनिकेशन हो रही है, बीच में इससे इंटरसेप्ट किया, तो अब इसने जब की इसको सेंड की तो वो की अब बॉब जो है इन रिटर्न जो है वो एलिस को सेंड करने के बजाय वो डार्थ को सेंड करेगा, एंड डार्थ फिर जो है वो इन दोनों की कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकता है. बॉब ट्रांसमिट हिज पब्लिक की टू एलिस. अब बॉब जो है वो एलिस को जब सेंड करेगा तो डार्थ इंटरसेप्ट दिस एंड ट्रांसमिट हिज सेकंड पब्लिक की टू एलिस. अब वो अपनी सेकंड पब्लिक की ट्रांसमिट करेगा. डार्थ कैलकुलेट ए शेयर्ड की विद बॉब. अब वो बॉब के साथ शेयर्ड की कैलकुलेट करेगा. तो एलिस रिसीव द की एंड कैलकुलेट द शेयर्ड की विद डार्थ इंस्टेड ऑफ बॉब. अब एलिस भी यही है कि फिर वो की को रिसीव करेगी और वो डार्थ के साथ शेयर्ड की कर लेगी रादर देन बॉब के साथ. तो इसी तरह डार्थ कैन देन इंटरसेप्ट, डिक्रिप्ट, री इनक्रिप्ट, फॉरवर्ड ऑल मैसेज बिटवीन एलिस एंड बॉब. तो इस तरीके से उनके दरमियान उसका फुल अटैक होगा. शेयर्ड की उसने उसके साथ भी शेयर कर ली, उसके साथ भी. अब जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो इसमें जो डार्थ है वो इसको इसके दरमियान इंटरप्शन करके मैसेज को इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट या फुल उसका उस पर कंट्रोल आ सकता है. अब हम पढ़ते हैं जी अलगैमल क्रिप्टोग्राफी. अलगैमल क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या है? इन 1984 T. Algamel announced a public key scheme based on discrete algorithm closely related to Diffie-Hellman technique. The Algamel crypto system is used in some form in a number of standards, including the digital signature standard DSS and S-MIME email standard. As with Diffie-Hellman, the global elements of Algamel are a prime number Q and A. तो जैसे Diffie-Hellman में है, Algamel में भी Q and A है, which is a primitive root of Q.
अलगैमल के अंदर यूजर ए जनरेट्स ए प्राइवेट पब्लिक की पेयर. The security of algamel is based on the difficulty of computing discrete logarithmic. तो इसकी सिक्योरिटी इस पे बेस करती है कि हम जितने डिफिकल्ट होगा इसको इसके अंदर जो कंप्यूटेशंस हैं उनको करना. तो टू रिकवर आइदर x गिवन y और k गिवन k. Public key crypto system related to Diffie-Hellman uses exponentiation in a finite field. वो इसको यूज करता है with security based difficulty of computing discrete logarithms as in DH. Each user, for example A, generates their key, so chooses a secret key number XA which should be greater than 1 but less than Q minus 1 and compute their public key, secret key, and फिर then public key कैसे करेगा YA which is equal to XA mod Q. अलगैमल में मैसेज एक्सचेंज की हम बात करते हैं कि उसमें किस तरीके से मैसेज एक्सचेंज होगा. एनी यूजर बी दैट हैज एक्सेस टू एज पब्लिक की कैन इनक्रिप्ट ए मैसेज. द स्टेप correspond to figure 9.1a in that Alice generate a public private key pair. Bob encrypts using Alice public key and Alice decrypts using her private key. तो अब इसमें अलगैमल मैसेज एक्सचेंज में क्या होगा, जैसे फिगर 9.1 इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मैसेज एक्सचेंज हो सकता है. तो बॉब इनक्रिप्ट यूजिंग एलिस पब्लिक की. बॉब जो है वो इनक्रिप्ट करेगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास बॉब है, वो एलिस को मैसेज सेंड करेगा. तो बॉब के पास पब्लिक की है, वो पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करके सेंड करेगा. ओके. बॉब इनक्रिप्ट यूजिंग एलिस पब्लिक की एंड एलिस डिक्रिप्ट यूजिंग हर प्राइवेट की. तो एलिस के पास जो है वो प्राइवेट की है, बॉब के पास पब्लिक की है, तो वो उसे पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा और एलिस जो है उसको डिक्रिप्ट करेगी यूजिंग हर प्राइवेट की. ओके. सी टेक्स्ट फॉर डिटेल ऑफ व्हाई दीज स्टेप्स रिजल्ट इन एम बीइंग रिकवर्ड. तो अलगैमल में भी बेसिकली इसी तरीके से हो रहा है जैसे हमने इस डायग्राम में देखा कि जो बॉब है और एलिस है, यहाँ पे प्राइवेट इसकी की है, यहाँ पे इसकी ये पब्लिक की से ये मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा एंड देन जो एलिस है वो प्राइवेट की को यूज करते हुए इसे डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट गेट कर लेगी. के फंक्शंस आर एज ए वन टाइम की used to encrypt and decrypt the message. If a message must be broken up into blocks and send a sequence of encrypted block, अगर वो sequence of encrypted block के फॉर्म में सेंड किया जाता है, a unique value of k should be used for each block. तो फिर हर ब्लॉक के लिए हमें k की वैल्यू को यूनिक रखना होगा. If k is used for more than one block, अगर उसको एक से ज्यादा ब्लॉक के लिए यूज किया जाएगा, नॉलेज ऑफ वन ब्लॉक m ऑफ द मैसेज enables the user to compute other block. तो अगर हम k की वैल्यू यूज करेंगे मोर देन वन ब्लॉक के लिए, तो नॉलेज ऑफ वन ब्लॉक m ऑफ द मैसेज हमें enable करेगा द यूजर टू compute other block. The basic idea with algamel encryption is to choose a random key, protect it. उसमें रैंडम की को चूज करना, देन यूज इट टू स्क्रैम्बल द मैसेज बाय मल्टीप्लाइंग द मैसेज विद इट. तो फिर वो मैसेज के साथ उसको मल्टीप्लाई करना एंड 2 bit ऑफ इन्फो हैव टू बी सेंट. तो बिट की इंफॉर्मेशन है, द फर्स्ट टू रिकवर दिस टेम्परेरी की एंड द सेकेंड द एक्चुअल स्क्रैम्बल मैसेज. तो जो मैसेज है उसमें 2 बिट्स इंफॉर्मेशन उसमें सेंड की जाएगी, जिसमें फर्स्ट जो है वो उसको इज टू रिकवर द टेम्परेरी की, जो की सेंड की है उसको रिकवर करना, और सेकंड जो है वो एक्चुअल मैसेज.
Algol encryption involve one modulo exponentiation and a multiplication versus one exponentiation for RSA. Algol मैसेज एक्सचेंज बेसिकली उसमें जो वैल्यूज़ या पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं उनके हवाले से देखें तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स हैं Q है और अल्फ़ा है. Q बेसिकली प्राइम नंबर है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज लेस देन Q एंड अल्फ़ा ए प्रिमिटिव रूट ऑफ Q. अब की जनरेशन बाय एलिस और बॉब की अगर हमारी कम्युनिकेशन है तो की जनरेशन बाय एलिस क्या है, सेलेक्ट प्राइवेट एक्स ए, ठीक है, तो एक्स ए शुड बी लेस देन Q माइनस 1. कैलकुलेट वाई ए कैलकुलेट करेगा तो वाई ए इज अल्फा एक्स ए मॉड Q है. पब्लिक की पी यू इज इक्वल टू Q अल्फा वाई ए, इससे हमारी पब्लिक की है, एंड प्राइवेट की क्या है, प्राइवेट की एक्स ए है. अब इंक्रिप्शन बाय बॉब विद एलिस पब्लिक की, अब वो कैसे इंक्रिप्शन करेगा, प्लेन टेक्स्ट है m विच इज लेस देन Q है, सिलेक्ट रैंडम इंटीजर k इज लेस देन Q है, कैलकुलेट k को हम कैलकुलेट करें वाई ए के मॉड Q, इसी के से कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड नाउ कैलकुलेट C1 क्या है, अल्फा के मॉड Q, C2 विच इज km मॉड Q, एंड साइफर हमारे पास C1 एंड C2 साइफर टेक्स्ट बन जाएगा. एंड डिक्रिप्शन हम अब करना चाहेंगे तो डिक्रिप्शन बाय एलिस विद एलिस प्राइवेट की. अब ये हमने इंक्रिप्शन जो पब्लिक की से की है, अब एलिस के पास जाएगा, एलिस जो है उसको प्राइवेट की के साथ किस तरीके से इसको करेगी, तो साइफर टेक्स्ट है C1 C2 है, कैलकुलेट k इज इक्वल टू C1 x a मॉड Q, एंड प्लेन टेक्स्ट जो है वो हमें m किस तरह मिलेगा, C2 के इनवर्स मॉड Q करके हमें मिलेगा. तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं कि फिगर 10.3 कंप्लीट अलगैमल क्रिप्टो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं कि किस तरीके से बेसिकली इसके अंदर हो रहा होता है. के फंक्शन एज वन टाइम की एंड यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज. जो के फंक्शन है वो इसको हम वन टाइम की के तौर पे यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस स्टार्ट विद द प्राइम फील्ड GF19, दैट इज Q इज इक्वल टू 19. Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे GF19 है. इट हैज प्रिमिटिव रूट्स, इसके रूट्स हैं 2, 3, 10, 13, 14, 15 which are shown in table 8.3 of the book. We choose alpha is equal to 10. हम इसमें से अल्फा हम 10 ले लेते हैं. Alice generate a key pair as follows. तो Alice क्या करेगी, फर्स्ट स्टेप में Alice chooses XA is equal to 5, then YA is equal to alpha XA mod Q which is equal to alpha, and XA की वैल्यू हमने यहाँ देख 5 है हमारे पास, तो Alice ने जो चूज किया तो Q is equal to alpha 5 and mod Q की वैल्यू हमने यहाँ 19 रखी है, 19, ओके, विच इज इक्वल टू 3. टेबल 8.3 से हम देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू 3 वैल्यू आ जाएगी. अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एलिस प्राइवेट की इज 5, ठीक है, प्राइवेट की 5 है, तो एलिस पब्लिक की इज Q अल्फा एंड YA. तो इसमें Q की वैल्यू हमें पता है जो कि 19 है, ओके, अल्फा की वैल्यू हमें पता है जो हमने इसमें अल्फा की वैल्यू 10 रखी है, ओके, एंड 3 हमारे पास YA जो हमने यहाँ से YA कैलकुलेट किया वो 3 है. तो इस तरीके से एलिस प्राइवेट की 5 उसकी बेस पे हम एलिस की पब्लिक की जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि वो इन 3 के कम्बिनेशन से पब्लिक की बनी हुई है. अब सपोज बॉब वांट्स टू सेंड मैसेज विद ए वैल्यू M17. अब बॉब जो है वो मैसेज सेंड करना चाहता है, देन बॉब चूज के की वैल्यू जो है वो 6 को चूज करता है, तो देन k इज इक्वल टू YA मॉड Q. तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास YA की वैल्यू तो 3 थी जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा, एंड k की वैल्यू अब हम यहाँ पर 6 आ रही है, k इज इक्वल टू 6, और YA की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे YA 3 आई थी वो हमने पुटअप कर ली. देन Q इज इक्वल टू 3 पावर 6 मॉड 19, Q 19 है,
विच इज इक्वल टू 729 मॉड 19, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 729 इसको मॉड 19, तो इसको मॉडुलस लें तो विच बिकम्स 7। सो अब C1 क्या होगा, A के मॉड Q, तो अल्फा 6 है, K की वैल्यू 6 है, मॉड Q तो मॉड 19 विच इज 11। अब हमारे पास C1 11 आ गया। अब C2 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो C2 क्या है, KM मॉड Q। अब K की वैल्यू हमारे पास ये अभी हमने कैलकुलेट की है 7 है, इंटू M की वैल्यू हमारे पास हमने M वैल्यू 17 रखी हुई है, ओके 17 आ जाएगी। तो 7 इंटू 17 मॉड 19, ठीक है, विच इज इक्वल टू 119 मॉड 19, एंड उसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो बॉब सेंड द साइफर टेक्स्ट 11 5, तो इसका मतलब है कि उसने हमारे पास ये 5 एंड 11, C1 एंड C2 11 एंड 5 ये हमें मैसेज मिल गया। अब हम इसके डिक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, तो फॉर डिक्रिप्शन LS कैलकुलेट्स K इज इक्वल टू C1 X A मॉड Q, K की वैल्यू इस तरीके से कर सकते हैं। तो C1 हमारे पास जो था वो C1 11 है, तो C1 हम 11 यहाँ पुट करते हैं, 11 पावर 5 मॉड 19 विच इज इक्वल टू 161051 मॉड 19 एंड दिस बिकम्स 7। K इनवर्स इन GF19 इज 7 इनवर्स, हमारे पास K की वैल्यू जो है यहाँ पे 7 है, 7, तो 7 की वैल्यू हम 7 इनवर्स मॉड 19 विच इज इक्वल टू 1 1, तो ये 11 आ जाएगा। तो फाइनली M इज इक्वल टू C2 K इनवर्स मॉड Q विच इज C2 हमारे पास 11, C2 हमारे पास वैल्यू है 5, C2 5 इंटू K इनवर्स जो भी हमने कैलकुलेट किया 11 आ गया, 5 इंटू 11 मॉड 19 विच इज इक्वल टू 55 मॉड 19 विच इज इक्वल टू 17। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास M17 जो मैसेज हमने उसको सेंड किया, तो हम उसको डिक्रिप्ट करके देखें तो हमारे पास ये मैसेज 17 हमें जो हमने इनक्रिप्ट करके भेजा था डिक्रिप्शन के बाद 17 मैसेज हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम थ्रू दिस एग्जांपल जो है अलगैमल की पूरी टेक्निक, पूरी अप्रोच को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कुछ और मुख्तलिफ क्रिप्टोग्राफीज के हवाले से, जिसमें एक जो है वो एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी है। मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो RS या डेफी-हेल्मन यूज आइदर इंटीजर और पॉलिनोमियल अरिथमेटिक विद वेरी लार्ज नंबर पॉलिनोमियल। तो जितने भी RSA हैं, डेफी-हेल्मन है, वहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स की कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। इम्पोजेस ए सिग्निफिकेंट लोड इन स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग की एंड मैसेजेस। इस तरीके से ये है कि बहुत सारी हम कीज को मैनेज कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो एक पूरी इसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। एंड अल्टरनेटिव इज टू यूज एलिप्टिक कर्व। तो एक दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है हम इसमें एलिप्टिक कर्व यूज करें। ऑफर सेम सिक्योरिटी विद स्मॉलर बिट साइज। तो इससे ये हमें सिक्योरिटी उतनी ही मिलेगी जितनी हमारे पॉलिनोमियल उन अरिथमेटिक्स में मिलती है। न्यूअर बट नॉट एज वेल एनालाइज। ये है कि एलिप्टिक कर्व एक अच्छी अप्रोच है, अच्छी अल्टरनेटिव है, बट यह है कि इसको इतना अच्छे अभी एनालाइज नहीं किया गया, बट यह है कि एक नई अप्रोच है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकती है। तो रियल एलिप्टिक कर्व क्या है? एन एलिप्टिक कर्व इज डिफाइंड बाय एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। दो वेरिएबल्स के थ्रू उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, x एंड y विथ कोफिशिएंट। कंसिडर ए क्यूबिक एलिप्टिक कर्व ऑफ फॉर्म। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्यूबिक एलिप्टिक कर्व y2 is equal to x3 plus ax plus b, where x, y, a, b
these values x, y, a, b are all real numbers, उसमें ये सारे real numbers हैं. तो also define 0 point इसमें define करते हैं. Consider set of points E, A, B that satisfy. Have addition operation for elliptic curve. Geometrically, sum of P plus Q is reflection of intersection R. इस स्लाइड में हमने रियल एलिप्टिक कर्व को देखा. अब फाइनाइट एलिप्टिक कर्व को देखते हैं कि एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी यूजेस कर्व हुज वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स आर फाइनाइट. तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, वो फाइनाइट वैल्यू रखते हैं. हैव टू फैमिलीज कॉमनली यूज्ड, इसमें दो फैमिलीज जो हैं वो कॉमनली यूज होती हैं. प्राइम कर्व ई पी ए बी डिफाइंड ओवर जेड पी. यूज इंटीजर्स मॉड्यूलो ए प्राइम. सॉफ्टवेयर बेस्ट इन सॉफ्टवेयर, अगर हम इसको एलिप्टिक कर्व को सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करें तो उसमें बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं. बाइनरी कर्व ई टू एम ए बी डिफाइंड ओवर GF2n. यूज पॉलिनोमियल्स विद बाइनरी कोफिशिएंट. इसमें यह है कि अगर हमारे पास बाइनरी कोफिशिएंट्स हैं तो उसमें पॉलिनोमियल्स को भी यूज करता है. बेस्ट इन हार्डवेयर, तो अगर वो इस तरीके से करता है तो हम इसको हार्डवेयर के अंदर यूज कर सकते हैं जो कि हमें बेस्ट रिजल्ट देंगे. तो हम यह है कि रियल एलिप्टिक कर्व भी यूज कर सकते हैं, फाइनाइट एलिप्टिक कर्व को भी यूज कर सकते हैं, और जो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिहाज से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं. एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी में हम देखें कि ECC एडिशन इज एनालॉग ऑफ मॉड्यूलो मल्टीप्लाई. ECC repeated addition is analog of modulo exponentiation. ठीक है, एडिशन है, उसमें हम मॉड्यूलो एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं. नीड हार्ड प्रॉब्लम इक्विवेलेंट टू डिस्क्रीट लॉग. तो फॉर एग्जांपल Q is equal to KP where QP belongs to a prime curve. तो एक प्राइम कर्व को बिलोंग करते हैं. is easy to compute Q given K एंड P. तो हम इनकी वैल्यूज जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें K और P की वैल्यू गिवन हो तो देन Q इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है. बट हार्ड टू फाइंड K गिवन Q P. लेकिन यह है कि ये डिफिकल्ट है, हार्ड है टू फाइंड K गिवन Q एंड P. अगर Q और P की वैल्यू में गिवन है तो हम K नहीं फाइंड कर सकते. बट अगर हमें K और P की वैल्यू हो तो हम Q की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं. नोन एज द एलिप्टिक कर्व लॉगरिथम प्रॉब्लम. तो इसको हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को एलिप्टिक कर्व लॉगरिथमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं. सर्टिकॉम एग्जाम्पल E2397 ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं. इस सर्टिकॉम वेबसाइट जो है, इस एग्जांपल को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वी गिवन एन एग्जांपल टेकन फ्रॉम सर्टिकॉम वेबसाइट. कंसीडर द ग्रुप E23917. इस ग्रुप को हम कंसीडर करते हैं. दिस इज द ग्रुप डिफाइंड बाय द इक्वेशन y2 mod 23. तो इसको इस इक्वेशन से डिफाइन किया गया, विच इज इक्वल टू x3 प्लस 9x प्लस 17 mod 23. व्हाट इज द डिस्क्रीट लॉगरिथम k ऑफ q इक्वल टू 4 5 टू द बेस p इज इक्वल टू 16 5. तो अब हम ये देखना चाहेंगे इसकी क्या वो वैल्यू हो सकती है. 16 5 जो है वो हमारी उसकी वो है बेस है. तो the brute force method is to compute multiples of p until q is find. तो हम इसमें यह है कि brute force search अप्लाई करेंगे एंड हम उसके उसमें हमारे पास स्टार्टिंग जो वैल्यू 16.5 है एंड देन हम देखेंगे कि उसमें किस तरीके से हम q की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल p जो हमारे पास 16.5 है, हम इसका 2p करेंगे 2p विच इज इक्वल टू 20 20.
इसका हम 3p फाइंड करेंगे। हमारे पास इक्वेशन बेसिकली ये है, इस इक्वेशन से 3p अगर फाइंड करेंगे तो वो 14 आ जाएगा। 4p फाइंड करें तो 19 20 वैल्यू हमें मिलेगी। 5p से 13 10 एंड 6p से 7 3, 7p से 8 7 एंड देन 8p से हमारे पास 12 17 मिलेगी। 9p जब हम करेंगे तो हमें 4 एंड 5 वैल्यू मिलेगी। तो बिकॉज 9p इज इक्वल टू 4 5 विच इज इक्वल टू q, तो हमारे डिस्क्रीट लॉगरिथमिक k ऑफ q इज इक्वल टू 4 5, तो ये 4 5 हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है। तो डिस्क्रीट लॉगरिथमिक q इज इक्वल टू 4 5 टू द बेस p 16 5, तो हमें उसकी डिस्क्रीट लॉगरिथमिक वैल्यू मिल जाती है। तो इस k इज इक्वल टू 9, जब हमारे पास हमने इसको मल्टीपल उसकी कैलकुलेशन की तो k 9 पे हमें ये वैल्यू मिल जाती है। इन ए रियल एप्लीकेशन k वुड बी सो लार्ज एज टू मेक द ब्रूट फोर्स एप्लीकेशन इनफीजिबल। तो ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल की, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक हम उसके अंदर से k की वैल्यू 9 से उसको हम फाइंड कर सकते हैं। बट ये है कि प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर बड़ी वैल्यूज़ हैं और उनके इतने मल्टीपल फाइंड करना एक समटाइम प्रैक्टिकली इनफीजिबल हो जाता है। ECC डेफी-हेल्मन के हवाले से हम बात करते हैं कि कैन डू की एक्सचेंज एनालॉजिस टू डेफी-हेल्मन। यूजर सेलेक्ट ए सुटेबल कर्व इक्वेशन ए बी, select base point g is equal to x1 y1, इससे सेलेक्ट करता है with large order and g is equal to 0। तो a and b select private key na less than n and nb less than n। तो इस तरीके से a और b जो है वो कीज को भी सेलेक्ट करता है, बेस पॉइंट को सेलेक्ट करता है। देन कंप्यूट पब्लिक की, अब पब्लिक की कंप्यूट कैसे करेगा, पी ए विच इज इक्वल टू एन ए जी एंड पी बी विच इज इक्वल टू एन बी जी। देन कंप्यूट करेगा शेयर्ड की विच इज के इज इक्वल टू एन ए पी बी एंड के इज इक्वल टू एन बी पी ए। सेम सिंस के इज इक्वल टू एन ए एन बी जी, तो अटैकर वुड नीड टू फाइंड के विच इज हार्ड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एलिप्टिव कर्व के हवाले से डेफी-हेल्मन, ECC डेफी-हेल्मन के हवाले से, तो हम इसमें भी जैसे डेफी-हेल्मन में की एक्सचेंज है ये उसी तरीके से है। तो हमारे पास हम इसमें सुटेबल कर्व सबसे पहले कोई इक्वेशन फाइंड करते हैं, देन हम बेस पॉइंट कोई फाइंड करते हैं, g इज इक्वल टू x1 y1, कोई एक बेस पॉइंट फाइंड कर लेते हैं और फॉर एग्जांपल एन जी इज इक्वल टू ओ, हम 0 पॉइंट फाइंड करते हैं। देन हमारे पास ये है कि प्राइवेट की a एंड b सेलेक्ट प्राइवेट की, तो n a जो कि लेस देन a होनी चाहिए एंड एन बी लेस देन n होनी चाहिए एंड एन बी वो भी लेस देन n होनी चाहिए। फिर हम उसकी पब्लिक की को फाइंड करते हैं जो कि हमने डिफाइन की कि पी ए और पी बी को फाइंड करते हैं, और देन शेयर की को फाइंड करेंगे के एंड के, हमारे पास उसकी शेयर की होगी। इसी तरीके से फिर शेयर की के हमारे पास सेम होगी, जैसे एन ए एंड एन बी, उसके साथ जो उसका जी आएगा। तो अटैकर जो है उसमें से अगर के की वैल्यू फाइंड कर लेता है तो वो उसको अटैक कर सकता है, जो कि एक हार्ड टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है। अब हम बात करते हैं ECC इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के हवाले से। सर्वर अल्टरनेटिव विल कंसीडर सिंपलेस्ट मस्ट फर्स्ट इनकोड एनी मैसेज M as a point on the elliptic curve PM। तो हम कोई भी मैसेज है उसको इनकोड करना है तो हम फाइंड करेंगे कोई भी पॉइंट, तो सेलेक्ट सुटेबल कर्व एंड पॉइंट G एज इन डेफी-हेल्मन।
तो DH में जैसा करते हैं, हम एक सुटेबल कर्व फाइंड करेंगे एंड कोई पॉइंट G फाइंड करेंगे. ईच यूजर चूजेस प्राइवेट की NA लेस देन N. तो फिर हर यूजर जो है वो प्राइवेट की फाइंड करेगा. ओके, जो कि हम डिफाइन करें NA विच शुड बी लेस देन N, एंड कंप्यूट्स पब्लिक की, और फिर पब्लिक की कंप्यूट करेगा. पब्लिक की PA विच इज इक्वल टू NAG. टू इनक्रिप्ट PM, तो CM इज इक्वल टू KG एंड PM प्लस KPB. तो K रैंडम उसमें है. डिक्रिप्ट CM कंप्यूट, तो हम इंक्रिप्शन के लिए हम इस तरीके से ये फार्मूला यूज करेंगे. डिक्रिप्शन के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम डिक्रिप्शन के लिए जो एलिप्टिव कर्व PM प्लस KPB माइनस NBKG विच इज इक्वल टू PM प्लस K NBG माइनस NBKG विच इज इक्वल टू PM. तो इस तरीके से हम दे सकते हैं कि हमारा हम किस तरीके से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ECG के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं ECC की सिक्योरिटी के हवाले से. तो ECC बेसिकली दैट रिलाइज ऑन एलिप्टिव कर्व एल्गोरिथम, लॉगरिथमिक प्रॉब्लम उस पर रिलाई करता है. तो फास्टेस्ट मेथड इज पोलर्ड रो मेथड. Compared to factoring, can use much smaller key size than with RSA. तो अगर हम इसमें जो की हम यूज करेंगे वो जैसे RSA में है, इसमें इसका साइज मच स्मॉलर की साइज होना चाहिए देन RSA. और फॉर इक्विवेलेंट की लेंथ कंप्यूटेशन आर रफली इक्विवेलेंट. तो जितनी की लेंथ होगी इसमें उतनी ही सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो जितनी कंप्यूटेशन उसमें होंगी इसमें भी उतनी ही इन्वॉल्व होंगी. हेंस फॉर सिमिलर सिक्योरिटी ECC ऑफर्स सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल एडवांटेजेस. तो अगर हमें ECC की सिक्योरिटी के हवाले से हमें कंप्यूटेशन एडवांटेजेस भी सिमिलर मिलेंगे, सिग्निफिकेंट किस्म के हमें एडवांटेज मिलेंगे. तो ECC सिक्योर है. और जिस तरह हम RSA में कर रहे हैं, तो अगर हम फैक्टरिंग से कंपेयर करें और या जैसे RSA में स्मॉल साइज की है तो कैन यूज मच स्मॉलर की साइज देन विद RSA. तो उससे हम RSA के मुकाबले में छोटी साइज की अगर की भी यूज करते हैं तो ये उसको सिक्योर, ज़्यादा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करेगा. अब हम डिफरेंट जो है सिमेट्रिक बेस्ड या ECC बेस्ड या RSA DSA बेस्ड जो की साइजेस के हवाले से जो भी हम बात कर रहे हैं कि कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो हम उसको कंपैरिजन करके देखते हैं कि कंपैरेबल की साइज फॉर इक्विवेलेंट सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी हमें फॉर एग्जांपल RSA में कितनी सिक्योरिटी मिल रही है, ECC के लिहाज से कितनी सिक्योरिटी मिल रही है और सिमेट्रिक स्कीम के लिहाज से. तो ये टेबल शो करता है कि जी हमारे पास सिमेट्रिक स्कीम की साइज इन बिट्स है, ECC बेस्ड स्कीम जितनी भी हैं एलिप्टिव कर्व के हवाले से तो उनका साइज इन बिट्स में तो क्या सिक्योरिटी हमें मिलेगी. एंड RSA या DSA जो है मॉडुलस साइज इन बिट्स, तो इसमें हमें क्या सिक्योरिटी मिलेगी. तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक में की साइज 56 है तो ECC में अगर साइज 112 है बिट्स में एंड RSA में 512 है तो हमें सिक्योरिटी सेम मिलेगी. तो इट मीन्स जैसे हमने बात की कि अगर हमारे पास ECC में बिट साइज जो है वो स्मॉल भी है तो हमें RSA के मुकाबले में ज़्यादा सिक्योरिटी मिल सकती है. इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 80 वैल्यू हो और यहाँ पे 160 और 1024 तो सेम लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी. इसी तरीके से 112 है, 224 है एंड 2048. तो जैसे जैसे आप देखते हैं कि 56 है, 80, 112 एंड अप टू 256 की साइज ग्रो करता जा रहा है. तो यहाँ पे ECC उसकी कंपैरिजन में देखते हैं 112 है एंड देन 512 उससे डबल की साइज है, उतनी ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है. सिमिलरली अगर RSA के हवाले से हम देखें तो
इसमें भी की साइज जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा है। तो यहाँ पे 15360 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ECC बेस में 5.2 स्मॉलर की साइज है और RSA में 15360 ये सेम लेवल की सिक्योरिटी हमें दे रहा है। तो फॉर इक्विवेलेंट की लेंथ कंप्यूटेशंस आर रफली इक्विवेलेंट compared to factoring can use much smaller key size than with RSA। तो हम इस तरह इसके मुकाबले में स्मॉलर साइज से भी हम सिक्योरिटी उस लेवल की अचीव कर सकते हैं। Pseudo random number generation PRNG based on asymmetric ciphers। तो asymmetric encryption algorithm produce apparently random output, hence can be used to build a pseudo random number generator PRNG, much slower than symmetric algorithm। symmetric algorithm के मुकाबले में slow है, hence only used to generate short pseudo random bit sequence, for example की। तो अगर हम pseudo random number generation के हवाले से बात करें तो उसमें भी हमारे पास asymmetric encryption जो है वो हमें एक अच्छा मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्लोअर है सिमेट्रिक के लिहाज से एंड यूज टू जनरेट ए शॉर्ट सूडो नंबर बिट सीक्वेंस। अगर हमें शॉर्ट सूडो रैंडम नंबर जनरेट करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमें ये अच्छी इसकी आउटपुट या परफॉर्मेंस मिलती है। समरी ऑफ द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिटेल से डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज को पढ़ा जिसमें शेयर्ड की का कॉन्सेप्ट था, तो उसको हमने डिटेल से पढ़ा। देन अलगैमल क्रिप्टोग्राफी को हमने देखा जो कि डेफी-हेलमैन की बेस पे ही है। एंड देन फिर हमने जहाँ पे पॉलिनोमियल कैलकुलेशंस और लॉगरिथम्स इन्वॉल्व हैं। देन हमने फिर एक नई डायरेक्शन में एक चीज़ देखी कि अगर पॉलिनोमियल कैलकुलेशन और वो उस पर ज़्यादा टाइम लगता है तो उसमें हमारे पास ये है कि हम इलेक्टिव कर्व क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। देन फिर हमने देखा कि जी हम सूडो रैंडम नंबर जनरेशन PRNG बेस एसिमेट्रिक साइफर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मुख्तलिफ जो है वो एक्सचेंज पब्लिक की प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड किया कि जहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों के पास डिफरेंट की हैं, पब्लिक की एंड देन प्राइवेट की। तो उस लिहाज से ये डिफरेंट और हमारे मुख्तलिफ की एक्सचेंज के एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं जिनको हमने ब्रीफली डिटेल के साथ देखा। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।